बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने कल 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और मकसद उनका यही था कि आप एक मर्तबा यहाँ तक जो कुछ हमने पढ़ा है उसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग आपको समझ आ जाए कि हमारा सवाल चल कैसे रहा है। इससे पहले हम थोड़ा सा काम कर भी रहे थे कि भाई फॉर्मेट कैसे होगा, कैसे लेकर चलेंगे। तो हमने बात की थी कि जब भी किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो प्रॉफिट एज पर अकाउंट से शुरू हो रहा होगा शायद, और दरमियान में हमें कुछ चीज़ें ऐड बैक करनी पड़ रही होंगी और कुछ चीज़ें माइनस करनी पड़ रही होंगी। इसके दरमियान में एक जो सबसे अहम बात आ रही थी दैट वाज टैक्स डेप्रिसिएशन। हमने उसके शेड्यूल को देखा, उसको बनाना सीखा, ये सारी बातें हमने कर ली। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन डिसअलाउ कर देंगे और टैक्स डेप्रिसिएशन जो है उसको क्या कर देंगे, अलाउ कर देंगे। अच्छा जी, एडजस्टमेंट्स सेक्शन 21, 22, 23, 24, 25 तक हम पहुंच गए थे। अब एक अहम बात आ रही है सेक्शन 29 में, बैड डेट्स। बैड डेट आपको पता है अकाउंटिंग में आप अलग से बैड डेट का चैप्टर पढ़ते हैं और वहाँ हम प्रोविजन और उसकी बेस पर चलते चलते बैड डेट एक्सपेंस को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। लेकिन आपको याद होगा हमने शुरू में बात की थी कि यार प्रोविजंस जो हैं वो अलाउड नहीं है, नॉन कैश आइटम्स अलाउ नहीं है अनटिल एंड अनलेस कि उसका कोई हमें ऑल्टरनेटिव बता दिया जाए। जैसे कि अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इटसेल्फ एक नॉन कैश आइटम थी, डिसअलाउ हो गई, लेकिन टैक्स डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का तरीका सिखा दिया गया। इसी तरह से यहाँ पर भी बात हो रही है, a person shall be allowed a deduction for a bad debt in a tax year if the following conditions are satisfied. Number 1, debt was previously included in person income from business, or for a money lent by financial institution driving income from business. Debt or part of the debt is written off in accounts of the person in a tax year. There are reasonable ground for believing that debt is irrecoverable. असल में 2 बातें हैं। सबसे पहली बात है, बैड डेट उस डेट पर मिलेगा जो प्रीवियसली इनकम में चला गया था। यानी जब वो डेट क्रिएट हुआ हो तो आपने डेटर यानी रिसीवेबल को डेबिट किया हो और इनकम को क्रेडिट किया हो। इसका मतलब है इनकम में अमाउंट चली गई है। अब अगर बाद में ये अमाउंट रिकवर नहीं हुई है तो इनकम में अमाउंट टैक्स हो चुकी हुई है और रिकवर हुई नहीं है, तो अब एक एक्सपेंस है जो हमें अलाउ करने की जरूरत है। हर वो चीज जो इरिकवरेबल हो जाएगी वो अलाउ नहीं होगी। इरिकवरेबल का मतलब किसी ने पैसे लिए और बाद में दे नहीं रहा तो बैड डेट हो गए, ठीक है ना। हर डेट अगर बैड में कन्वर्ट हो गया, इरिकवरेबल में हो गया, तो वो अलाउ नहीं होगा। सबसे पहले है कि प्रीवियसली इंक्लूडेड इन द इनकम फ्रॉम द बिजनेस, एक बात। नंबर 2 वो कहता है डेट और पार्ट ऑफ डेट जो है अकाउंट्स में एक्सपेंस आउट हो चुका हो, और नंबर 3 के देयर इज अ रीजनेबल ग्राउंड। अब ये वर्किंग कैसे करनी है, असल में हम इसको समझते हैं सबसे पहले, फिर इसको पढ़ेंगे कि लॉ क्या क्या रहा है। एडजस्टमेंट रिगार्डिंग बैड। सबसे पहले तो देखेंगे रिवर्स द अफेक्ट इन अकाउंट। जैसे हम कह रहे थे, एक लफ्ज बोल रहे थे अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन आंखें बंद करके डिसअलाउ कर, ये वो वाली बात लिखी हुई है कि बैड डेट एक्सपेंस जो भी अकाउंट्स में आ रहे हैं उसको डिसअलाउ करते हैं। अलाउ क्या करें, अकाउंट फॉर टैक्स अलाउएबल, ठीक है। टैक्स अलाउएबल कैसे कैलकुलेट करना है, वो कहता है टैक्स अलाउएबल कैलकुलेट करना है आपने 5 पॉइंट बनाने हैं। नंबर 1, बैड डेट क्लेम्ड, हमने जो डिपार्टमेंट से क्लेम किए। नंबर 2, डिपार्टमेंट ने हमें अलाउ कितने किए। मसलन हमने कहा जी 5 लाख के बैड डेट हुए हैं, डिपार्टमेंट कहता नहीं यार 4 लाख अलाउ कर रहे हैं। यानी इसका मतलब है 1 लाख को वो भी रिकवरेबल अस्यूम करें, उनका ख्याल है ये बैड डेट नहीं हुए बल्कि आपको मिल जाएंगे। इन 2 का डिफरेंस लें तो 1 - 2 करें तो वो अमाउंट आ गई बैड डेट नॉट अलाउड। फिर वो कहता है यार इसको ना बैड डेट रिकवर्ड के साथ कंपेयर करें, ऐसे समझें। पॉइंट नंबर 1, बैड डेट क्लेम 5 लाख रुपया, बैड डेट अलाउड 4 लाख रुपया, इनका डिफरेंस लिया, बैड डेट नॉट अलाउड, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 4,
बैड डेट रिकवर्ड, हमें 1.5 लाख रुपए की रिकवरी हो गई। ठीक है, वो कहता है भाई 50,000 रुपया जो है आपने एक्स्ट्रा क्लेम कर लिए थे, 4 आपने क्लेम किए हुए थे, 1 हमने अलाउ नहीं किया, और अगर आपको उससे ज्यादा पैसे मिल गए, इफ ये अमाउंट अगर एक्सीड हो गई है तो इनकम में चला जाएगा, और अगर अदरवाइज हो गई है तो एक्सपेंस में चला जाएगा। बात समझ आई है? वो कहते हैं यार ये एक वर्किंग नोट बना लेना है, जैसे हमने फिक्स एसेट शेड्यूल का एक नोट बना लिया, ऐसे ही एक वर्किंग नोट ये बना लिया। बैड डेट जब भी जिक्र आएगा इसके जरिए से कैलकुलेट कर देंगे, अकाउंटिंग वाले को डिसअलाउ कर देंगे, टैक्स की फिगर यहां से आ जाया करेगी। बैड डेट अभी 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 यहां से देखते हैं, ऐसे चलते हैं। ए बी सी डी मैंने केसेस बना रखे हैं, पहले ए केस को सिर्फ देखते हैं। हमने बैड डेट क्लेम किए डिपार्टमेंट से कि यार हमारे 1.5 लाख रुपए के बैड डेट हैं, डिपार्टमेंट ने बैड डेट अलाउ किए 1 लाख रुपए के, बैड डेट रिकवर हो गए 60,000 रुपए के। ये बात, ये डाटा हमने क्वेश्चन में से एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है ना, ये डाटा हमने क्वेश्चन में से एक्सट्रैक्ट किया। वर्किंग बनाई अपनी, बैड डेट क्लेम 1.5 लाख, बैड डेट अलाउड 1 लाख, बैड डेट नॉट अलाउड 50,000 अलाउ नहीं किया टैक्स ने, रिकवर कितने हो गए 60,000। क्या हुआ 10,000 रुपया इनकम हो गई, क्योंकि हमारा पेंडिंग 50,000 था, जो नॉट अलाउड का मतलब था इस 50,000 पर उनका ख्याल था ये रिकवर हो जाएंगे, लेकिन वो 60 हो गया, उससे भी ज्यादा रिकवर हो गया, इसका मतलब है खर्चा ज्यादा चार्ज हो गया, तो 10,000 रुपया इनकम में चला गया। खत्म हो गई कहानी। फिर अगर कोई रिकवर होगा तो सारा इनकम में चला जाएगा। मतलब आप अज्यूम कर लें, शायद मैंने यहाँ बनाया ही होगा। अच्छा दूसरा केस देखें, 2,70,000 हमने क्लेम किए थे, 2.5 लाख रुपया अलाउ हो गया, 50,000 रिकवर हो गए। तो पहले हमने देखे बैड डेट नॉट अलाउड 20,000, रिकवर हो गए 50,000, 30,000 इनकम में चला गया। इसी तरह से चल रहा है। अब ये 4.5 लाख हमने क्लेम किए थे, 4 लाख अलाउ हुए, 50,000 नॉट अलाउड हुए, 50,000 ही रिकवर हुए। तो इसका मतलब है ये बिल्कुल ठीक ही कह रहा था, इसका ख्याल सही था कि 50,000 आपके बैड डेट नहीं होने, और वो नहीं हुए। बात समझ आ रही है? मसलन अब ये बातें लिखी कैसे हुई हैं, लॉ ने कैसे लिखी हुई? The bad debt deduction for a tax year shall not exceed the debt written off in accounts of the person. Where the bad debt deduction has been allowed in a tax year and in subsequent tax year the person recover any amount, the following rule shall apply. Where the bad debt recovery is greater than difference between the whole of the bad debt, whole of the bad debt का मतलब है bad debt claim, the amount previously allowed, मतलब ये point number 1, ये point number 2। यहीं से वो समझा रहा है कि अगर ये ज्यादा हो गया, कम हो गया, तो गेन आ गया के लॉस आ गया। यानी आपने सिर्फ अपने आप को, अपने जहन को फिर दोबारा इस वर्किंग नोट के ऊपर फिक्स कर लेना है कि यार मैंने बैड डेट आए तो बैड डेट की अमाउंट कैसे चार्ज करनी है, ठीक है ना? ओके जी। जी जी, अब देखें ये आगे ना सवाल, यहां से समझ आ जाएगी बात। अब यहां आप देखते हैं, ये पास पेपर के सवालों में से ही मैंने एक्सट्रैक्ट्स लिए हुए हैं छोटे सवाल बनाने के लिए। रिसीवेबल फ्रॉम आतिफ एंड असलम विच हैज बीन रिटन ऑफ इन द प्रीवियस ईयर वर रिकवर्ड। डिटेल आर एज फॉलोज। बैड डेट क्लेम इन लास्ट टैक्स रिटर्न 8 लाख। बैड डेट अलाउड बाय द 30th लास्ट ईयर 5 लाख। इन दो के डिफरेंस से क्या निकल आएगा? बैड डेट नॉट अलाउड, और उसको कंपेयर करना है किससे? रिकवर्ड से, ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ? वो वाली वर्किंग नोट बनाया, बैड डेट क्लेम, बैड डेट अलाउड, नॉट अलाउड,
रिकवर हो गया 7 लाख, इसका मतलब है इस साल इनकम में कितना चला जाएगा 4,50,000। दूसरे कस्टमर असलम का डाटा है वो इस तरह आ गया, एक ज़्यादा का कर दिया, एक इनकम में चला जाए, एक एक्सपेंस में चला जाए, ताकि आपको बात समझ आ जाए कि यार ये वाली काम हमने कैसे करना। कर लेंगे। अब आ गया ट्रेडिंग लायबिलिटी। ये कल भी सवाल में ये बात आई हुई थी, ठीक है ना। वेयर अ डिडक्शन इज अलाउड फॉर एनी एक्सपेंडिचर इन इनकम फ्रॉम बिजनेस and the person has not paid the liability within 3 years of the end of the tax year in which the deduction was allowed. The unpaid liability shall be chargeable under the head income from business in the first year following the end of 3 years. इसको मिले ट्रेडिंग लाइबिलिटी। इसका मतलब है पहली बात ये समझना है व्हाट इज ट्रेडिंग लाइबिलिटी। एक ऐसी लाइबिलिटी जिसमें लाइबिलिटी क्रेडिट हो रही है लेकिन एक्सपेंस डेबिट हो रहा है। जरूरी नहीं हर लाइबिलिटी में एक्सपेंस डेबिट हो रहा हो। जैसे अभी हमने कहा कि बैड डेट, कौन से बैड डेट अलाउ होंगे? विच वर प्रीवियसली चार्ज टू इनकम, यानी जब वो डेटर क्रिएट हुआ हो तो इनकम क्रेडिट हुई हो। और यहां क्या कह रहे हैं, जब ये लाइबिलिटी क्रिएट हुई है तो डेबिट एक्सपेंस हुआ। अभी समझ आएगी बात आपको। और ये पहले हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ये प्रोविजन एज इट इज पड़ी हुई है, और वही वाले नोट्स आपको यहां नजर भी आ रहे हैं। इफ अलाउड एक्सपेंस इज डेबिट अगेंस्ट लाइबिलिटी, इफ अदर देन अलाउएबल एक्सपेंस इज डेबिटेड अगेंस्ट लाइबिलिटी। ये मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। अच्छा जी, ट्रेडिंग लाइबिलिटी में उस वक्त हमने ईयर ऑफ अकरेंस की बात की थी, फिर उसके बाद 3 साल लॉ ने इंतजार किया था, और चौथे साल में देखा था अगर चौथे साल के आखिर पे भी अनपेड रह गई है तो ये अमाउंट एड बैक हो जाएगी। यही किया था, ये अमाउंट एड बैक हो जाएगी। और फिर अगर बाद में कभी भी पे की तो अलाउ कर देंगे। ये हम ऑलरेडी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ये बात पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। ये वही वाली स्लाइड है, वही सारा कुछ लिखा हुआ है, वही सारी एग्जाम्पल्स आ रही हैं, तो इसके ऊपर हमें टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट इसका कोई क्वेश्चन देखते हैं। मसलन पहले ये कल वाले सवाल ही का जो व्हील वाला क्वेश्चन था ना, उसी को मैंने यहां लिखा हुआ। वहां लिखा था क्रेडिटर इंक्लूड, चल रहे थे ना क्रेडिटर्स, लिखा था क्रेडिटर इंक्लूड ₹3 million पेएबल इन रेस्पेक्ट ऑफ अ लोन टेकन आउट फॉर बिजनेस पर्पज इन अकाउंटिंग ईयर 30th June 2024 इज पेएबल। ठीक है ना, वो कह रहा है पेएबल आ रहा है 3 million, ठीक है ना। 30 जून 2024 को पेएबल आ रहा है 3 million। लोन लिया तो क्या एंट्री पास हुई होगी? बैंक डेबिट, लोन क्रेडिट। एक्सपेंस तो डेबिट हुआ ही नहीं है, इसके ऊपर तो ट्रेडिंग लाइबिलिटी का उसूल नहीं लग सकता कि कितने अरसे से पेंडिंग है, कितने अरसे से पेंडिंग नहीं है। एक्सपेंस का डेबिट होना जरूरी। ट्रेडिंग लाइबिलिटी की पहली डेफिनेशन क्या है? एक्सपेंस डेबिट हुआ आपका, ठीक है ना। 3 million का तो रोला हो गया खत्म, इसमें तो एक्सपेंस डेबिट नहीं हुआ। फिर आगे चल रहा है, वो कह रहा है ₹3 million include an amount of ₹400,000 profit payable on the loan which amount was allowable as deduction in accounting year 30th June 2020। वो कहता है जो ये लोन लिया था ना, इसका इंटरेस्ट भी एक्रू करते जा रहे हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। अब फिर लाइबिलिटी क्रिएट हुई है, लेकिन डेबिट क्या हुआ है? एक्सपेंस हुआ। ये ट्रेडिंग लाइबिलिटी की डेफिनेशन पर पूरा उतर गया। कब क्रेडिट हुआ जी? कब अराइज हुई लाइबिलिटी? 2020 में। 3 साल वेट करें, 21, 22, 23, 24 में भी वो कह रहे हैं अनपेड आ रही है। इसका मतलब है अब ये डिसअलाउ हो जाएगी। इसका मतलब है ये 4 लाख एड बैक हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? तो इसको तो हमने ऐसे लिख दिया, द अनपेड अमाउंट ऑफ 400,000 फॉर प्रॉफिट ऑन डेट was allowed as deduction in tax year 2020 as the amount remain unpaid for 3 years from the end of the tax year in which the deduction was allowed, ₹400,000 is chargeable to tax in tax year, कोई चौथे साल में।
लिखा हमने उसी तरह, क्योंकि लॉ ने उस तरह लिखा था कि 3 साल तक ये अनपेड रहे और चौथे साल में ऐड हो जाए। दूसरी एडजस्टमेंट आ रही थी, ₹1 million अगेंस्ट रिपेयर एक्सपेंस पेबल आउटस्टैंडिंग फ्रॉम टैक्स ईयर 2019। 2019 में हमने कोई रिपेयर एक्सपेंस करवाया 10 लाख रुपए का और हमने पे नहीं किया। 19, 20, 21, 22, 23 में डिसला हो गया। अब 24 में तो कुछ नहीं करना, 24 में कुछ हो सकता था। अगर वो कहता कि इसमें से 2 लाख हमने पे कर दिए तो ये 2 लाख एक्सपेंस हो सकता था, ठीक है ना। अब इसका मतलब है ये सब्सीक्वेंट वाली ट्रांजैक्शन थी, लेकिन डिसअलाउ एक स्पेसिफिक ईयर में हो ना, 4th ईयर में। इसका 4th ईयर पिछला साल था तो वो गुजर चुका है। 5th ईयर रेलिवेंट हो सकता है अगर हमने ये अमाउंट पे कर दी हो। 5th ईयर भी हो सकता है, वो तो कभी भी हो सकता है। 3, रेंट पेबल सिंस 2022 ₹500,000। 2022 में रेंट पेबल अराइज हुआ, 23-24 अभी तो वो वाले साल चल रहे हैं जिसमें अभी हमने वेट करना है, तो कुछ नहीं किया। 4th, $4 million received in cash from car sale association a customer as advance payment for sale of car। Advances from customer, accountant, कैश डेबिट, एडवांसेस क्रेडिट, तो एक्सपेंस तो डेबिट हुआ ही नहीं, इसके ऊपर तो लगेगा ही नहीं किया। हाँ मानते हैं, अगर आप एडवांस कैश में ले लें तो प्रॉब्लम आ जाती है। अभी आगे पढ़ेंगे, आगे जाके कैश की किसी ट्रांजैक्शन की वजह से, जैसे बैंकिंग ट्रांजैक्शन की बात हो रही है ना, उस पर एतराज हो सकता है। एडवांस तो इनकम, जब तक आप इनकम, क्योंकि हमने कहा था इनकम फ्रॉम बिजनेस अक्रूवल बेसिस पे चल रही है, तो ये तो एक्रू नहीं हुई, हमने सर्विस तो अभी दी नहीं है, ये तो एडवांसेस है, ये तो लाइबिलिटी है अभी। लेकिन इस पे क्या ये वाला उसूल लगेगा? तो पता चला नहीं, ये ट्रेडिंग लाइबिलिटी नहीं है। लाइबिलिटी को हमने 2 हिस्सों में बांट लिया, वन इज ट्रेडिंग लाइबिलिटी एंड अदर इज नॉर्मल लाइबिलिटी। ट्रेडिंग लाइबिलिटी किसे कह रहे हैं? जिसमें जब लाइबिलिटी क्रिएट हुई थी तो एक्सपेंस डेबिट हुआ था, जैसे रिपेयर वाली बात हो रही है, रेंट वाली बात हो रही है, ये ट्रेडिंग लाइबिलिटी है। इनका ईयर वो नहीं है जहां हमने एडजस्टमेंट डालनी है, लेकिन ये ट्रेडिंग लाइबिलिटी नहीं है। यहां ये 3 मिलियन ट्रेडिंग लाइबिलिटी नहीं थी। क्लियर हो गई बात? ये बात हम ऑलरेडी भी पढ़कर आए हुए हैं। इसी तरह से यहां भी एक बात बनी हुई है, ये हमने उस वक्त भी की हुई है, ये नया कल वाला ही सवाल था ये। अच्छा जी, अब आ गया जी डिस्पोजल ऑफ एसेट। सेक्शन 75 एंड 76 का जिक्र आ रहा था पीछे। 76 का जिक्र आ रहा था कॉस्ट के हवाले से, और 5 का जिक्र आ रहा था डिस्पोजल, जिसे हम सेल बोल रहे थे। पहली बात तो यह है कि टैक्स जो है वो सेल या परचेज नहीं बोलता, बल्कि एक्विजिशन और डिस्पोजल बोलता है। An asset shall be treated to have been disposed of at the time the owner part with the ownership of the asset. This shall include when the asset is, वो कहते हैं यार पहली बात तो ये समझें कि हम एसेट की डिस्पोजल की बात कर रहे हैं, सेल की बात नहीं कर रहे। और डिस्पोजल किसे कहते हैं? जब आप अपनी ऑनरशिप खत्म करते हैं। फिर उसने कहा इट शैल इंक्लूड, यानी क्लैरिफिकेशन आ गई, सोल्ड, एक्सचेंज, ट्रांसफर्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे कंपनी डिसॉल्व की और एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो कंपनी की किताबों में क्या एंट्री डालेंगे? वो कहता है डिस्पोजल की एंट्री डालेंगे, ठीक है ना। एसेट उस वक्त डिस्पोजल, और अगर सेल कर दिया है तो तब भी डिस्पोजल। एक्सचेंज का मतलब है ये एसेट देकर दूसरा एसेट खरीद लिया है या किसी और को ट्रांसफर कर दिया, ये सारी चीजें किसमें आ गई? डिस्पोजल। और कैंसल्ड, रिडीम्ड, रिलिंग्विश्ड, डिस्ट्रॉयड, लॉस्ट, इस तरह का कोई ऐसा सरेंडर, लॉ, आग लग गई, अब भी एसेट डिस्पोजल हो गई है, ठीक है ना, एसेट डिस्पोजल हो गई। रिडीम का मतलब भी होता है कि किसी ने एसेट रिडीम कर लिया आपसे, जैसे रिडीमेबल डिबेंचर नहीं होते, वापस चले गए पैसे। रीलैंग्वेज भी इसी किस्म की टर्म है कि जो जिसका फर्क जो है ना हम लीगल लैंग्वेज में देखते हैं, आप सबके लिए एक ही है कि आग लग गई, किसी ने ले लिया, कुछ भी हुआ, यानी डिस्कार्ड नहीं कर देते। बाद दफा कुछ नहीं हो, कहते यार इस एसेट को डिस्कार्ड कर दो बिजनेस में।
अब वो तो हमारे एसेट ही नहीं है ना, नहीं कुछ भी है, एसेट है ही नहीं, हमारे है ही नहीं। हमने लीज पे दिए तो हमारा एसेट है, उसके ऊपर तो डिप्रिसिएशन मिलेगी ना। हाँ वो ठीक है ना, वहाँ गेन कैलकुलेट करेंगे। मसलन अगर लीजिंग आपने पढ़ी, अभी पढ़ी नहीं है ना, आजकल FR2 वाले बच्चे बैठे हैं, पढ़ लिए? ओके, अगर लीजिंग पढ़ी है तो जिन्होंने पढ़ी है या जिन्होंने नहीं पढ़ी थोड़ा सा समझा देते हैं। एक है जब आपने एसेट लीज पर दिया है, तो एसेट जो है लॉ की टैक्स की किताबों में लीजिंग कंपनी का एसेट है, आपको डेप्रिसिएशन मिल रही है, ठीक है ना। आपको डेप्रिसिएशन मिल रही है दोनों में, ठीक है ना, आपको डेप्रिसिएशन मिल रही है। फिर लीज की टर्म हुई मुकम्मल और आपने एसेट ट्रांसफर किया, तो ये डिस्पोजल ट्रीट होगा और गेन और लॉस कैलकुलेट होगा इस पर, ठीक है ना। लेकिन लीजिंग कंपनी क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उसको डिटेल में ज्यादा बात नहीं करेंगे। ट्रांसमिशन ऑफ एन एसेट बाय सिक्योरिंग or under a will shall be treated as disposal of the asset by the deceased at the time the asset is transmitted। वो कहते किसी बंदे की डेथ हो जाए तो जो उसके लायकीन को एसेट जाएंगे वो भी उस वक्त ट्रीट हो जाएंगे, डिस्पोजल ट्रीट हो जाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस एसेट इंक्लूडिंग स्टॉक और depreciable asset to personal use shall be treated as disposal of asset by the owner। मसलन कहते हैं यार ये एसी ना अच्छी कूलिंग नहीं कर रहा, कहते यार अच्छा यार यहाँ तो 100 बच्चा क्लास में बैठा इसलिए अच्छी कूलिंग नहीं कर रहा, यार इस एसी को उतारे मेरे घर के रूम में लगा दें और नया खरीद के यहाँ लगा दें। अब ये हम क्या सोच रहे हैं, हम कह रहे हैं यार कॉलेज भी हमारा ही है, ये एसी भी हमारी, हम चलो घर ले जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, टैक्स वाला इसे ऐसे नहीं कंसिडर करा, वो कह रहा है ये एसेट क्या हो गया है, डिस्पोज ऑफ हो गया है, इसका यहाँ पर क्या कैलकुलेट करें, गेन और लॉस कैलकुलेट करें, ठीक है ना। इसकी यहाँ एंट्री डालें गेन और लॉस की। Where the business asset is discarded or ceases to be used in the business, it shall be treated as to have been disposed of। Dispose of उसने जरा disposal, इसीलिए उसने सेल की बात नहीं की थी। यहाँ बहुत सारी चीजें जहाँ चीजें सेल नहीं हुई हैं। अगर आपने एसेट डिस्कार्ड किया है, सीज किया है, ट्रांसफर किया है, पर्सनल यूज में ले गए हैं, एसेट जल गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है, सेल कर दिया है, ये सारी चीजों का नाम किताबों में, टैक्स की किताब में हम क्या ले रहे हैं, डिस्पोजल। नहीं वो तो फिर वो कुछ नहीं, टेम्परेरी नहीं, सीजीज हुई, परमानेंटली की बात हो रही है। वो नहीं लिखा हुआ, लेकिन सीजीज का मतलब ये कि अब दोबारा हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। डिस्पोजल शैल इंक्लूड डिस्पोजल ऑफ ए पार्ट ऑफ एन एसेट। जैसे अगर कोई ऐसा एसेट है, अभी शायद आपने पता नहीं उधर एसेट्स में बात की थी कि नहीं, कि जो लॉन्ग लाइफ वाले एसेट हैं, जैसे कोई एयरक्राफ्ट है, PIA का, कोई एमिरेट्स का कोई जहाज है, अब उसके अंदर जो एसेट्स हैं उसकी लाइफ डिफरेंट है, ठीक है ना। तो अगर कंपोनेंट जो कंपोनेंट बेच रहे हैं तो फिर हम उसको सेपरेटली ट्रीट कर लेंगे, अलग अलग कंपोनेंट की, लेकिन ये बातें हमें टैक्स में इतनी ज्यादा जरूरत नहीं। इसके बाद आ गया एक्विजिशन। परचेज की जगह एक्विजिशन एंड डिस्पोजल का लफ्ज यूज हो रहा था। वो कह रहा है एक्वायर हम किसे कह रहे हैं, अ पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज हैविंग एक्वायर्ड एन एसेट एट द टाइम द पर्सन बिगेन टू ओन द एसेट। उधर कहा था कि जब आपकी ओनरशिप खत्म हो जाए, इंक्लूडिंग at the time the person is granted any right, यानी या राइट मिले या ओनरशिप मिले, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल एसेट टू द बिजनेस यूज शैल बी ट्रीटेड एज एक्विजिशन ऑफ द एसेट बाय द ओनर एट द टाइम ऑफ एसेट इज सो अप्लाइड। अभी उसका रिवर्सल कर लें, घर का कोई एसी उतार कर हमने कहा यार इसको यहां लगा दो, तो ये एक्विजिशन हो गई। यहां का एसी उतार के कहा जिसे घर लगा दो, तो इसको लॉ क्या ट्रीट कर रहा है, डिस्पोजल ट्रीट कर। इसके बाद आपने कई जगह पढ़ा था, जब हमने कहा जी डेप्रिसिएशन कैसे लेंगे, कॉस्ट के ऊपर WDV, तो फिर वहां लिखा था कि कॉस्ट का वही मतलब है जो सेक्शन 76 में लिखा हुआ है, और हमने कहा था यार ये वही मतलब है जो हम एज एन अकाउंटेंट ऑलरेडी लेते हैं। क्या जी, कॉस्ट ऑफ एन एसेट परचेज बाय अ पर्सन shall be the sum of the following amounts, namely consideration given for the asset। अब कई सादा ट्रांजैक्शन है, कुछ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन होंगी। एक है आपने गाड़ी खरीदी, पैसे दिए, गाड़ी खरीद ली, तो कॉस्ट बड़ी आसानी से पता चल गई कितनी है।
बाद दफा आपने कोई साथ एक्सचेंज भी किया एसेट। कंसिडरेशन गिवन फॉर द एसेट विच शैल इंक्लूड फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी कंसिडरेशन गिवन इन काइंड प्लस एनी कैश इक्विवेलेंट पेड एज कंसिडरेशन। वो कहते हैं अगर आपने कोई ऐसे किया कि पुरानी गाड़ी दी है और कुछ बैलेंस अमाउंट दी है और नई गाड़ी ले ली है, तो नई गाड़ी की कॉस्ट कितनी है? वो कहता है जो गाड़ी दी है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू और जितने पैसे दिए हैं दोनों को जमा कर लें तो ये कॉस्ट निकल आई है। बात समझ आ रही है? एनी इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द पर्सन इन एक्वायरिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ द एसेट टू ब्रिंग दैट एसेट इनटू प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन, इस तरह के लफ्ज आ रहे थे। इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर, गाड़ी खरीदी, आपको गाड़ी की कंपनी ने कहा कि जनाब गाड़ी तो हमने आपको कराची पोर्ट पर दिया, फिर कराची से गाड़ी लाहौर आई तो एक्सपेंसिव है, कैरिज आ गया, फिर उस गाड़ी को आपने रजिस्टर करवाया, ये सारे कहाँ फॉल कर गए? इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर टू ब्रिंग दैट एसेट इनटू प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन या वर्किंग कंडीशन, वो सारा वही अकाउंटेंट का कॉन्सेप्ट। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द पर्सन टू ऑल्टर और इम्प्रूव द एसेट। उधर आपने पढ़ा था अकाउंटिंग में कि यार अगर कब कैपिटलाइज करने हैं कब कैपिटलाइज नहीं करने हैं, ठीक है ना, अगर एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, अगर लाइफ बढ़ जाएगी, अगर कैपेसिटी बढ़ जाएगी, वो वाली बातें आपने वहां पढ़ी। अच्छा जी, नहीं इंसिडेंटल नहीं, ये एंसिलरी का मतलब है, यानी अलाइड टू ब्रिंग दैट एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन, वो वाले। नहीं आप मुझे एग्जाम्पलीफाई करें, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सपोज एक गाड़ी नहीं है 50 लाख रुपए की, ठीक है ना, आप ये कह रहे हैं अगर हम कॉस्ट नॉर्मल लेते तो 50 मिलियन है, अच्छा 50 लाख कह रहे हो आप, 5 मिलियन है, चलो जी, चलो कोई बात नहीं, स्टूडेंट हो गए। अच्छा आगे चलें। नहीं वैसे ही मिल गई, कहीं खड़ी हुई थी? ठीक है, यानी किसी ने, किसी स्टूडेंट ने डिस्काउंट कर दिया कि सर ने गाड़ी लेनी है तो 45 लाख रुपए की दे दी, ये कह रहे हो तुम? अभी आ जाएगा ये लफ्ज, अभी आ जाएगा, ठीक है ना। ये मैं तो सोचा था आप ये वाली कोई बात कर रहे हो, ये वाली बात, आप ये वाली बात तो कर नहीं रहे। कंसिडरेशन गिवन फॉर द एसेट, इसका मतलब 45 लाख। बात समझ आई है ना? कितने पैसे दिए हैं? 45 लाख, खत्म होगी बात। डिस्काउंट मिला, इसका मतलब है एक किस्म का, वो अकाउंटिंग वाली ध्यान में बात लाएं कि एक किस्म का क्या, कौन सा डिस्काउंट मिला? ट्रेड डिस्काउंट मिला ना, ट्रेड डिस्काउंट को तो रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। बात समझ आ गई ना? अच्छा जी, द कॉस्ट ऑफ द पर्सनल एसेट ट्रीटेड एज एक्वायर्ड बाय द बिजनेस शैल बी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट डिटरमिन्ड shall be fair market value of the asset determined at the time it is applied to the business। वो कहता है जो पर्सनल एसेट आप बिजनेस में ले आए हैं उसकी कॉस्ट कितनी है? वो कहता है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू चेक कर लेते हैं, उस दिन की फेयर मार्केट, जिस दिन बिजनेस में लाए हैं उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू चेक कर लेते हैं। The cost of an asset produced or constructed by the person shall be total cost incurred by the person in producing, constructing asset plus any expenditure incurred। वही जैसे बिल्डिंग आपने खुद बनाई तो कॉस्ट कैसे निकलेगी भाई? जो रेत आई, जो सीमेंट आई, जो बजरी आया, जो स्टील आया, जो जाहिर है जैसे हम कॉस्ट नॉर्मल निकालते हैं वही वाली कॉस्ट इसके अंदर आ गई। कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट एक्वायर्ड बाय लीज ऑन मैच्योरिटी और प्री मैच्योर termination lessee of the finance lease agreement is residual value or bargain purchase price as the case may be। लीज एग्रीमेंट में आमतौर पे क्या हो रहा था आपको पता है कि नॉर्मली तो हमने रेंटल में सारे पैसे रिकवर कर लिए होते हैं, एंड में एज अ फॉर्मेलिटी एक बार्गेन परचेज प्राइस होती है या रेजिडुअल वैल्यू रखी होती है, और वो बड़ी कम होती है, एक ऐसी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए होती है। वो कहता है यार जिसने एसेट खरीदा है ना, लेसी ने, उसकी कॉस्ट यही ट्रीट होगी। मतलब फर्ज किया फेयर मार्केट वैल्यू उस वक्त, फेयर मार्केट वैल्यू गाड़ी की थी 45 लाख रुपया, आप लीज रेंटल पूरे करके आए हैं
उसमें लिखा होता भाई 50,000 रुपए की गाड़ी आपने लेनी है कि नहीं लेनी, तो जाहिर है लेनी है भाई। वो कहता है इस लेसी के लिए एसेट की कॉस्ट कितनी है? 50,000। अब आप कहेंगे बस ठीक है ना, बाकी आप रेंटल क्लेम कर तो चुके हैं, साथ साथ रेंटल तो अलाउ हो रहे थे ना हमें, तो बल्कि इंटरेस्ट भी एक्सपेंस क्लेम हो गया हुआ, तो अब ये वाली कॉस्ट है आपकी, इसके ऊपर आप आगे चलेंगे। When it is applied to business use, बिजनेस में यूज नहीं कह रहा, इस जिस दिन बिजनेस में आएगा, when it is applied to business use, पर्सनल एसेट घर से उठ के बिजनेस में कब आएगा? जब जरूरत होगी। घर वाला एसेट आएगा ही कब? जब फौरी जरूरत होगी कि बाजार से तो मिल नहीं रहा, घर वाला ले आओ, तो आते यूज हो गया होगा। कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट एक्वायर्ड बाय लेसी ऑन मेच्योरिटी और प्री मेच्योरिटी टर्मिनेशन ऑफ द फाइनेंस लीज एग्रीमेंट इज रेजिडुअल वैल्यू और बार्गेन परचेज। अब दैट जब लीज को हम टर्मिनेट कर दें, दरमियान में आपने एसेट लीज करवाया था 15 साल के, वो 5 साल के लिए, 2 साल बाद ही पैसे आ गए, अब बैंक पहुंच गए, अपने घर मेरी लीज खत्म करें, तो अब वहाँ एक बार्गेन परचेज ऑप्शन क्रिएट हुई है, जितने का मैंने एसेट खरीदा है वो मेरी कॉस्ट हो जाएगी, और अगर पूरी लीज टर्म हो गई है तो फिर रेजिडुअल वैल्यू एक लिखी होगी उस एग्रीमेंट के अंदर। और आपको पता है जब आप ये डिसाइड कर रहे थे कि फाइनेंस लीज है कि ऑपरेटिंग लीज है, जो बच्चे लीज पढ़ रहे हैं उसमें भी एक अहम रोल था ये इस वाली बात का, ठीक है ना। अच्छा जी, इफ एन एसेट हैज बीन एक्वायर्ड बाय द पर्सन विद अ लोन डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी, जरा चौकस होके बैठे, हाँ तैयार हो जाए जरा, सही अब प्रोविजन आई है पढ़ने वाली। इफ एन एसेट हैज बीन एक्वायर्ड बाय अ पर्सन विद अ लोन डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी एंड बिफोर फुल एंड फाइनल रीपेमेंट ऑफ द लोन there is increase or decrease in the liability of the person under loan as expressed in rupees, the amount by which initial liability is increased। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आसान लैंग्वेज में। वो कहता है भाई अगर आप कोई एसेट खरीदें लोन लेकर जो कि फॉरेन करेंसी में हो, एक है आपने पाकिस्तान से लोन लिया, लोकल करेंसी में लोन लिया, तो वो कोई बात नहीं है, लोन तो लिया है लेकिन फॉरेन करेंसी के रेट का हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपने लोन लेकर कोई मशीन खरीदी है 45 लाख रुपए की, तो मशीन की कॉस्ट तो पहले दिन ही पता चल गई 45 लाख। बाकी जो आप लोन पे कर रहे हैं वो एक अलग अरेंजमेंट है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो फाइनेंशियल चार्जेस के तौर पे आपको अलाउ हो रहे हैं। लेकिन अगर आपने एक एसेट खरीदा और एसेट के लिए आपने लोन लिया, फर्ज किया $4,000 आपने लोन ले लिया, अब ये हमारी एग्जाम्पल बेचारी पुरानी होगी है, डॉलर के रेट पुराने लग जाएंगे। अच्छा जी, $4,000 का आपने लोन लिया, इमरान खान का आखिरी दौर है, नहीं इससे अच्छा दौर था जब खान साहब ने शुरू किया था, जब 101 रुपए का था, नहीं 188 पेंट था। सही सही बातें सही करनी है, फैक्ट सही बयान करने हैं। जब शहबाज शरीफ ने छोड़ा था तो 300 रुपये पे चला गया था, फिर कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया डॉलर ठीक हो जाएगा, डॉलर ठीक हो जाएगा, डॉलर की टेंशन नहीं लेंगे, डॉलर आ जाएगा 200 रुपये पे, 200 रुपये नहीं। आर्टिफिशियल खान साहब आर्टिफिशियल क्यों नहीं लेके आए थे? नहीं कर सकते, ओ क्यों, कोई नहीं कर सकता। डॉलर की प्राइस को किसी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आप थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं, शॉर्ट थोड़ा बहुत, इतनी ताकत अगर हमारे अंदर हो, हैं नहीं हो सकता, इतने दिन के लिए नहीं हो सकता, नहीं आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 1 मिनट रोके यार। अच्छा जी, हम ये कह रहे हैं, नहीं एक बात हम ये कह रहे थे कि डॉलर को टेम्परेरीली चेंज नहीं किया जा सकता, थोड़े से टाइम के लिए किया जा सकता है, लेकिन इतने पैसे आपके पास एज अ नेशन नहीं है कि आप डॉलर के साथ खेल सकें। इसको थोड़ा सा मैनेज जब करते हैं तो वो और बहुत सारे, कभी आप फॉरेन करेंसी पढ़ेंगे फाइनल में जाके, और वो किताबों में लिखी हुई बात है कि ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। डॉलर किसी भी तरह से नीचे आ जाए, किसी भी तरह से नीचे आ जाए, आर्टिफिशियल आ जाए, धोखे से आ जाए, किसी तरह भी आ जाए, आप हम सब, हमारा मुल्क उसका बेनिफिशियरी है, किसी भी तरह आ जाए। और डॉलर जब भी ऊपर चला जाए हम सब का नुकसान हो रहा है, मुल्क का भी नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा जी, वापस आ जाते हैं।
वो कहते हैं यार एक हमने एसेट खरीदा है एक साथ 2020 को 4,000 रुपया लोन लेकर, ठीक है, डॉलर का रेट उस वक्त 140 रुपये था। करें जी जरूर दें इसको जरा, एसेट की कॉस्ट कितनी आ गई 5,07,000। वो कहते हैं यार ये हमने लोन जो है ना वापस करना है, ठीक है ना, जाहिर है फॉरेन करेंसी डिनोमिनेशन है, 1,000 रुपए की हम किस्तें वापस कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। हमने 30/6/2021 को इसमें से 1,000 रुपया वापस किया लोन का, उस वक्त प्राइस हो चुकी थी 150 रुपया। हमने इनिशियल कितने का एसेट रिकॉग्नाइज किया था 5,60,000, ठीक हो गया जी कॉस्ट, ठीक है। हमने पहली इंस्टॉलमेंट पे की कितनी 1,000, डॉलर में कितना फर्क आ चुका है 10 रुपए का, 1,000 ज़रब 10,000, वो कहता है 10,000 से करेंसी रेट हमारे अगेंस्ट गया है ना, तो वो कहता है भाई एसेट की कॉस्ट हो गई 5,70,000, ठीक होगी बात। अब फिर अगला साल आया, फिर आपने किस्त पे की, कितनी इंस्टॉलमेंट पे की जी, फिर 1,000 पे की, रेंट रेट हो गया 155, नहीं बेस रेट से चल रहा है हमारा, ये 140 पे रिकॉर्ड है ना 15 रुपए, तो फिर 15,000 और आ गया 5,50,000। अब जरा गौर करें क्या कह रहे हैं, पहले साल डेप्रिसिएशन इस कॉस्ट पर आ रही है, दूसरे साल इस पर आ रही है, ऐसे जैसे जैसे डॉलर ऊपर जा रहा है फिर 160 रुपये हो गया, अब 20 रुपये का फर्क आ गया, तो 20,000 रुपया और ऐड हो गया कॉस्ट में। अभी रुको तो सही, अभी अभी उधर उधर मैं बताता हूँ, वो वाली बात अलग से बताता हूँ, इसको बताएं 605, मैं बताता हूँ, एक मिनट मुझे क्लोज कर लेते हैं, एक किस्त रह गई है वो भी दे दें। वो कहता है जी एक किस्त आ गई, वो कितने की, अच्छा ये ज्यादा अच्छा हो अगर हम एक किस्त, अच्छा मैंने 5 किस्तों में किया हुआ है, एक किस्त हम लो पर दे देते हैं, फर्ज करें 130 रुपये हो गया, माइनस हो जाएगा। अगर फॉरेन करेंसी लॉस हो रहा है तो कॉस्ट में ऐड होता जा रहा है, अगर गेन हो रहा है तो माइनस होता जा रहा है। पहला उसूल तो ये आ गया। इसका मतलब है अब इस एसेट की कॉस्ट क्या हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है, कभी बढ़ जाती है कभी माइनस हो जाती है, लेकिन यहाँ गौर ये करना है कितनी बढ़ जाती है, जितनी पेमेंट कर रहे हैं उसकी एडजस्टमेंट डाल रहे हैं। आप अकाउंटेंट का और हम टैक्स वालों का यहाँ फर्क है, उधर जो आप अकाउंट्स में फॉरेन करेंसी गेन और लॉस है ना, उसको तो हम डिस्क्लोज कर देंगे, रीजन वो तो आपकी और हमारी बुनियाद में ही फर्क है, आप लाइबिलिटी को रीइंस्टेट करेंगे और हम सिर्फ पेमेंट को रीइंस्टेट कर रहे हैं, एक मेजर डिफरेंस आ गया। यहाँ खड़े हुए थे 1,000 आपने पे कर दिया था, आपने बाकी अभी लाइबिलिटी जितनी रहती थी सारी रीइंस्टेट कर देनी थी 30 जून को इस रेट पर, फॉरेन करेंसी अगर उधर पढ़ लिया आपने तो बात समझ आ रही ना, उधर आप लाइबिलिटी को रीइंस्टेट करते हैं। हालांकि यहाँ भी लिखने में बड़ी एक अजीब सी लैंग्वेज है, मैं अभी पढ़ाता हूँ आपको, उधर चलते हैं, वहाँ ऐसे ही लग रहा था कि जैसे अकाउंटेंट की तरह ही सोचना है, लेकिन फिर लॉ ने उसको क्लैरिफाई कर दिया, अपनी लैंग्वेज को क्लैरिफाई कर दिया। कैसे जी, देखते फॉरेन करेंसी के एसेट्स, ये सारी बात वो लिखी, इंक्रीज डिक्रीज, दोबारा पढ़ते हैं। If an asset has been acquired by a person with a loan denominated in foreign currency and before full and final repayment of the loan there is increase or decrease in, यहां से लग रहा था अकाउंटेंट की तरह ही सोचना है, there is increase or decrease in liability of the person under the loan as expressed in rupees, the amount by which liability is increased or reduced shall be added or deducted। यहां से ऐसे लग रहा था जैसे अकाउंटेंट की तरह ही सोचना है, लाइबिलिटी देखनी है, एक्सप्लेनेशन ऐड हुई। The difference, if any, on account of foreign currency fluctuation shall be taken into account in the year of occurrence। सिर्फ पेमेंट देखनी है, ये एक्सप्लेनेशन आई, वरना अकाउंटेंट की तरह हमने रीइंस्टेट करनी थी पूरी लाइबिलिटी, लेकिन अब पूरी लाइबिलिटी रीइंस्टेट नहीं करनी, बल्कि जैसे जैसे पेमेंट करेंगे, अगर पेमेंट करते हुए रेट ऊपर है तो कॉस्ट में ऐड करते जाएंगे, अगर रेट नीचे आ गया है तो माइनस करते जाएंगे, अनटिल एंड अनलेस कि आपका जो एसेट
का जो लोन है वो सारा रीपे ना हो जाए, फिर वहां आपकी कॉस्ट स्टैग्नेंट हो जाएगी और आगे चलते चले जाएंगे। सिर्फ ये बात समझ ली हमने कि भाई एसेट की जो कॉस्ट है वो क्या हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है विद करेंसी। कब तक फ्लक्चुएट होगी? जब तक लोन पे नहीं कर दिया। जब लोन पे कर दिया अभी भी डॉलर चेंज हो रहा है, कांस्टेंट होगी। आपने गाड़ी खरीदी, गाड़ी की कीमत भी तो डॉलर से ही लिंक है ना। जब डॉलर पहले ज्यादा ऊपर चला गया, 330-40 तक चला गया, उसके बाद हाफिज साहब आ गए और उन्होंने डॉलर को थोड़ा सा मैनेज किया, पॉजिटिवली मैनेज किया, यानी स्मगलिंग रोक दी, इस तरह के मामला थोड़े कंट्रोल हुए, तो डॉलर जो है वो थोड़ा नीचे आ गया। 200 मेरा ख्याल है 77 कोई समथिंग लाइक 280 कह ले मोटा सा, 280 तक नीचे आ गया 340-45 से। फिर हमने लोकल एक नया मसला शुरू कर दिया, वो अफगान लोगों का, ठीक है ना। अब वो जो लोग जा रहे हैं मुल्क से, जाहिर है वो अपने पैसे, अपनी दौलत, अपनी कोई भी जो भी उनकी जमा पूंजी थी वो बेच रहे हैं और उसको फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करके उसको लेकर भी जाने उन्होंने। फिर डॉलर के ऊपर थोड़ा प्रेशर आ गया, फिर डॉलर दोबारा थोड़ा ऊपर चला गया। अब वो वाला मामला आप देखें कि आजकल थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन हुआ है, उसके ऊपर जो फोकस हुआ था वो खबरें खत्म हुई हैं, तो आप फिर देखें डॉलर फिर दोबारा नीचे आना शुरू हो गया। तो ये कोई एक फैक्टर तो नहीं है जिससे चीज़ों ने चल रहे होना है, लेकिन करेंसी में अगर फॉरेन करेंसी लोन नहीं है, मैंने गाड़ी खरीद ली, आपने देखा जब डॉलर नीचे आया तो सब गाड़ियों की कंपनीज ने अपनी प्राइस कम की, क्योंकि डॉलर से ही लिंक है गाड़ियां। लेकिन भाई हमने तो एक दफा पैसे दे दिए ना, हमें तो गाड़ी की कॉस्ट पता चल गई, 90 लाख आई है, 85 लाख आई है, 70 लाख आई है, डॉलर से बाद में कोई लिंक नहीं रहा। लेकिन अगर लोन लिया हुआ है तो फिर अभी जब तक लोन पे नहीं हुआ, जब तक ये लिंक कायम रहा, और हमने ये फॉरेन करेंसी जो है वो उसी एसेट के अंदर बिल्ट इन कर दी। अगर रेट एडवर्सली मूव कर रहा है तो आप क्या करेंगे, ऐड बैक करते जाएंगे, कॉस्ट में ऐड करते जाएंगे, और अगर फेवरेबल मूव कर रहा है तो माइनस कर देंगे। जी बस वो तो इनिशियल अलाउंस पहले साल जो कॉस्ट थी इस पे मिल गया, खत्म हो गई बात। नहीं वो तो बाद में बन रही ना। एक बात ध्यान में रखें, इसीलिए तो मैं इस तरह पढ़ाता हूं, इससे कोई फर्क पड़ रहा है? इससे फर्क पड़ रहा है क्या चीज कॉस्ट में ऐड हो रही है, क्या चीज नहीं हो रही, क्या चीज ऐड हो रही, क्या चीज नहीं हो रही है, और किसी बात पे, क्योंकि अल्टीमेटली इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है। तो कोई बात नहीं, अब जाहिर है उस सारे को रीइंस्टेट करेंगे तो एक नया कटा खुला रहेगा हर वक्त, ठीक है ना। तो रीइंस्टेट करते रहे। अकाउंटिंग में आप कुछ चीजों को करते भी, ठीक है ना, यहाँ नहीं कर रहे कि भाई ठीक है वहां जो कॉस्ट उस वक्त आ रही थी उसका इनिशियल अलाउंस 25% दे दिया है, बाद में कोई चीज ऐड हो रही है लेकिन अब इस पे इनिशियल अलाउंस आपको नहीं मिल रहा, बिकॉज ये तो एसेट तो आपका इस्तेमाल में, कॉस्ट में एडजस्टमेंट आ रही है, WD में एडजस्टमेंट आ रही है। ठीक होगी ना बात? अच्छा जनाब, तो यहां मैंने कुछ लेस करके भी आपको समझा दिया, एक ऐड करके बना दी स्लाइड, एक लेस करके बना दी, तो हमारा एक काफी सारा काम जो है वो कवर हो गया है। तो हमारा ये चैप्टर इंशाल्लाह अगले 2 दिनों के अंदर अंदर काफी रीशेप हो जाएगा और हम इसमें से काफी कुछ करने के काबिल हो चुके होंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, जो इस वीक का टेस्ट है वो आप ऐसे समझे, जहां तक हमने आज बिजनेस इनकम पढ़ ली है यहां तक का टेस्ट होगा, यानी सारे में हमने अभी कुछ चीजें भी है ना, रिसर्च डेवलपमेंट और कुछ और कॉस्ट अभी थोड़ी बहुत रहती भी है, यानी सेक्शन 21, 22, 23, 24, 25, 29, 75, 76 ये काम हम कर चुके होंगे। तो हम कोशिश करेंगे कल इंशाल्लाह ताला आपको यहाँ तक कि अब कुछ और चीज़ों के ऊपर नहीं, अभी एसेट का जिक्र चल रहा है तो ये अभी ये हमें पहले इसको कहीं पार्क करेंगे, लेकिन कल से इंशाल्लाह ताला हम साथ साथ अब सवाल करने शुरू करेंगे। हमारा टेस्ट डे अब कब ट्रांसफर हो गया? थर्सडे को। ठीक हो गया, ठीक हो गया। कल मुलाकात होगी जी इंशाल्लाह, यहाँ से आगे चलेंगे।